जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में एडुटेरिया के 5000 MCQ सीरीज का सेट नंबर 17 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग की गाड़ी अच्छे रफ्तार से चल रही है और हम लोग अभी तक सेट नंबर 17 को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपने मेंस जो फ्री मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ। 1 मिनट का समय लगेगा। आज का क्वेश्चन जो दे रखा है, आज का क्वेश्चन आपको कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में अपलोड कर देना है। इसके बाद ग्रुप का लिंक दे रखा है आपको @BPSC_my_notes। अगर आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो पार्टिसिपेट कीजिए जम के और आंसर राइटिंग को मजबूत बनाइए। ठीक है, आइए आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो जाहिर सी बात, जहाँ भी इनमें से सभी मिल जाएगा तो आंख बंद करके मार देना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा। आसाम के साथ भी भूटान का लगता है, अरुणाचल भूटान के साथ, और पश्चिम बंगाल भी आंसर हो जाएगा। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपकी माही नदी हो जाएगी। याद रखें, लूनी नदी और नदी हो जाएगा। लूनी नदी जो है आपका कहीं किसी नदी में जाकर नहीं मिलती है, ये आपके लैंड पर ही विलुप्त हो जाती है। और माही नदी है टॉपिक ऑफ कैंसर को, टॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, आप मेरे को कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, सैडल पीक की अवस्थिति, तो सैडल पीक कहाँ पे आता है? तो सैडल पीक आपका उत्तरी अंडमान में आता है। सैडल पीक के जो कहाँ पे अवस्थित है? आपका नॉर्थ अंडमान में है। और अगर पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, तो आपका दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। और अंडमान निकोबार को अलग कौन सी रेखा करती है? वो आपका 10 डिग्री चैनल करता है। वैसे तो सिंपल सा है कि आपका साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन करेगा? हो जाएगा आपका दक्कन। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है, तो अमर है पेनगंगा गोदावरी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पेनगंगा गोदावरी की है। हम लोग पिछले ही वीडियो में देखे थे। नेक्स्ट है, भारत के कृषि क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती कहाँ पे की जाती है? तो सिंपल सा है, दक्कन के पठार पे की जाती है। ज़्यादा कहाँ पे असिंचित खेती मुश्किल होगा? तो दक्कन के पठार में होगा। पठारी इलाके हैं वहाँ पे असिंचित कैसे हो जाएगा? तो अत्यधिक असिंचित कहाँ पे होगा? दक्कन के पठार में होगा। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं को क्या कहते हैं? सिंपल सा है, लू हो जाएगा। और लेकिन कहाँ पे कह रहा है? जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच में तीव्र होती है। तो यानी नॉर्थ इंडिया का बात करें तो नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाएगा? लू हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं को लू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो क्या नहीं होती है? तो आपको पता चलेगा कि जो विकासशील देश में और विकसित देश में क्या है चीज़ का डिफरेंस है, वो है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी उन्नति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही होगा, टेक्नोलॉजी इसका बेस्ट हो जाएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। सिंपल सा हो जाएगा। जीएसटी के लिए कौन सा कमेटी बैठाया गया था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जीएसटी कौन से आर्टिकल में? 246A में है। जीएसटी काउंसिल बनाया गया 279A में जीएसटी काउंसिल था। और 269A जो था आपका जीएसटी कलेक्शन। ठीक है, सब बता दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में अगर विनिवेश होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम निजीकरण कहते हैं। निजीकरण को क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का हिंदी जो होता है आपका, इंग्लिश जो होता है आपका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे चलिए आइए आते हैं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आई थिंक सिंपल हो जाएगा, जितना आय बढ़ेगा उपभोग भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन बात नहीं। अगर आपका यहाँ पे आपका इनकम 5000 है तो खर्चा भी 5000 के हिसाब से औकात के बराबर होता है। अगर 15,000 हो गया तो खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाता, अच्छा हो जाता है। लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि उपभोग ज़्यादा हो जाता है। तो डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा आंसर? 10 का सी डायरेक्ट संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जलवायु प्रदूषण हो जाएगा, है सारे के सारे हो जाएंगे, तो हो सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आया था। किस लिए आया था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल लाने का मेन रीजन क्या था? क्लाइमेट चेंज, GHG मिशन को उतना होने से रोकना। 1997 में आया था। लागू कब से हुआ था? 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही सुमालित करना है। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। फिर आपका गिर आपका गुजरात हो जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हो जाएगा। और सरिस्का कहाँ पे? सरिस्का ये कहाँ है? सरिस्का उत्तर प्रदेश दे रखा है यहाँ पे, तो तेरह का सी दे रखा है। सरिस्का उत्तर प्रदेश मिला लेते हैं, देख लेंगे फिर बाद में। डाउट हो रहा है मेरे को सरिस्का का। सरिस्का कहाँ पे? हमारे राजस्थान में है। लग ही रहा था राजस्थान, वही सोचे कि राजस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ से आ जाएगा, मेरा ही गई। तो ये तो देख लीजिए फिर से। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल उड़ीसा है, करेक्ट है। गिर जो है गुजरात में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। और सरिस्का कहाँ पे? यहाँ पे उत्तर प्रदेश या राजस्थान हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रू फ्रूट जो है आपका सत्य फल कहाँ से होता है? तो अंडा, ये सत्य जगह ट्रू फल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू फल कहाँ पे हो जाएगा? आपका अंडा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके विटामिन डी से। कॉड लीवर में क्या होता है? विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है। मेनली जो है विटामिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहते हैं? यानी प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसको कहते हैं? तो ये राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। पैलेट नाम वैज्ञानिक ने इसको बनाया, पैलेट पार्टिकल भी इसी को कहते हैं, राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब पहले वाला, ठीक है। बायोलॉजी के सेंस में प्रो आपको पहले वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे अभाव होगा सब कुछ का, तो होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक आएगा नया वाला, तो समझ जाइए कि सब कुछ मिलेगा उसमें। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है? तो संशोधित भूमिगत तना इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आलू हो जाएगा। शकरकंद, गाजर तो क्या हो जाएगा? रूट होता है। स्टेम जो है तना एक ही है इसमें, जो कि आलू है। निम्नलिखित में कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम के बारे में सही है बताना है। तो फ्लोएम पानी और खनिज का परिवहन करता है, पानी तो नहीं करता। पानी के लिए क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, मे भी पॉसिबल हो सकता है। फ्लोएम पौधे को सहारा देता है, पौधे को सहारा फ्लोएम नहीं देता है। तो आपका ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोएम जो है पानी नहीं करता, जल। तो 19 का हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। स्थलीय हरे पौधों की से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है? देखिए जो सन से जो एनर्जी आता है, सॉरी मेरा सन बहुत बेकार बन गया। सन से जो एनर्जी आता है वो ग्रीन प्लांट 1% लेता है, और फिर यहाँ से आपका 10% रूल लागू होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट को बकरी खाएगी उसमें 10% जाएगा, बकरी को शेर खाएगा उसमें 10% जाएगा, तो ऐसे करके चलते चलता है। तो उस 10% रूल को हम क्या कहते हैं? लिंडमान का नियम कहते हैं। तो यहाँ लेकिन जो है आपका सौर यानी सन से आपका जो पेड़ में जाता है वो आपका 1% जाता है, 1% ही एनर्जी कन्वर्ट करता है पेड़। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? या तो दो आंसर होगा, या तो इसका एसिटिलीन हो जाएगा या फिर मिथाइलिन हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, इथिलीन। तो यहाँ पे इथिलीन होगा या फिर एसिटिलीन होगा। अगर यहाँ पे इथिलीन होता तो मेन जो जगह आपका ये हो सकता है। अगर केमिकल रूप में जाएगा तो एसिटिलीन हो जाएगा, अगर आपका नेचुरल फॉर्म में जाएगा तो इथाइलिन हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल का यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा एसिटिलीन। और वही फलों के अंदर में कौन सा हो जाएगा? तो इथाइलिन हो जाएगा पकाने के लिए। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? KLMN। फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो यहाँ पे
के 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सिंपल सा ये तरीका 2n² का आपको बचपन से पढ़े होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताना है जिसमें ऐसे तत्व जो सभी गैसें हैं, जो सभी गैस कहाँ होगा आपके समूह 18 में होता है। समूह 18 को इनर्ट गैस कहते हैं, सारे के सारे गैस हैं इनर्ट गैस हैं, ठीक है। और समूह 17 को क्या कहेंगे, इसके एक उसको हैलोजन वाले गैस कहेंगे, हैलोजन गैस। नेक्स्ट है प्रेरक, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, तो प्रेरक जो होता है जो जल में घुलकर OH- आयन को देता है। OH- आयन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है बताना है। तो सत्य नहीं है कौन सा है, ये हो जाएगा पहला, अस्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं होता है। ये क्रियाशील कहाँ से हो जाएगा, ये होता है आपका क्रियाशील, आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये तो गलत बात है। आप ऊंचाई में परिवर्तन होने से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है। संचित ऊर्जा है, जमी हुई ऊर्जा है, तो ये सारे के सारे असत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, तो कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आपके अनुप्रस्थ नहीं है, बाकी सारे अनुप्रस्थ है। तो याद रख लेना है, जो आपका ये वाला है फेंकने जल में पत्थर फेंकने वाले जो तरंग उत्पन्न होता है वो आपका अनुप्रस्थ है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे आपके अनुप्रस्थ। डेरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न जो सितार की तरंगीना होता है आपका अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ किसमें नहीं होता है, तो आपका सर्पिलाकार स्प्रिंग में। भारत देखिए, भारत का प्रथम उपयोग यानी आपका EPZ जो है आपका कौन सा सृजन हुआ था, तो ये क्या कांडला, तो ये होगा कांडला कहाँ पे, गुजरात में हो जाएगा। अब EPZ का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो आई थिंक यही होना चाहिए। आपका कांडला में बना था एक्सपोर्ट जोन जो है आपका कहाँ पे, कांडला में, निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो सिंपल सा था आपका, यहाँ पे 28 का मैं देख लूँ थोड़ा सा, हाँ बी लग रहा था, स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना था उस समय, ठीक है। तो धन आय का समान में धन आय तो था ही नहीं उस समय उतना ज़्यादा, पिछड़ी जाति था, यही सिंपल था आपका, विदेशी जो हम मंगाते थे उसमें निर्भरता कम करना है, गेहूँ हो गया चाहे जो भी खाने की चीज़ें हो गए उसमें, तो यही हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो चारागाह वाला कहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा, चारागाह वाला कहाँ पे हो जाएगा, झांसी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार किस में है, आर्टिकल 21 में है, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा आपका विदेश यात्रा, आर्टिकल 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो जाएगा, सेवा के अधिकार की क्या बोल रहे हैं यार, सेवा का अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई थी, तो यानी राइट टू सर्विस, राइट टू सर्विस कहाँ से आ जाएगा, तो राइट टू सर्विस आएगा ब्रिटेन से, याद कर लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं, देखते हैं, सही है, राइट टू सेवा का अधिकार कहाँ पे, ब्रिटेन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किससे करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे या तो अपने द्वारा करेंगे या फिर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अधीनस्थ अधिकारी को गवर्नर हो जाएगा, चाहे गवर्नर हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, तो देखिए वित्त आयोग तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 3 2 4 2 3 4 में देखना है कौन सा है, तो यहाँ पे CBI जो है ये भी तो नहीं है, और लोकपाल जो है ये भी आपका नहीं है, तो 1 3 4 1 3 4, अच्छा 2 है ना यार, ये 2 नंबर को गलत करना है, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तीनों कट गया, तो सिंपल है 1 3 4, वैसे भी लग रहा था मेरे को 1 3 4 होगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट आ गया 1। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कौन सा पार्ट है, तो आपका समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन जो होगा आपका किसका पार्ट होगा, ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची का। इस पर केंद्र सरकार भी आपका लॉ को बनाएगा और राज्य सूची भी बनाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, सिंपल सा है, राज्यपाल होगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति
आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत किसका दिन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, किसका है? बलवंत नहीं है आपका, अशोक मेहता है। ठीक है, तो अशोक मेहता है आपका 1977 में बना था। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, 20 साल बाद अशोक मेहता बनता है। एल.एन. सिंघवी कब बना था? 1885-86 में बना था। 85 में मेली बना था। और इसका बताइएगा कब बना था। नेक्स्ट है यहाँ पे मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से? देखिए यहाँ पे सिंपल सा, आपात वाला जर्मनी, मूल अधिकार अमेरिका, केंद्र राज्य संबंध कनाडा और मंत्रिमंडल जगह ब्रिटेन। तो 1 2 3 4 है, आपको देख लीजिएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख को क्या कहते थे? वजीर कहते थे। सल्तनत काल में राजस्व विभाग के प्रमुख को कहते थे वजीर, याद रखना है। नेक्स्ट है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? 90% लोग बाबर पे जाएंगे, तो यहाँ पे बाबर नहीं होगा आंसर, ये हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ठीक है, तो चार बाग बनाने की परंपरा जो आपका अकबर ने स्टार्ट किया था, याद रखना है आपसे। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखना ही पड़ेगा। देखते क्या है। मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किसे? याद रखना है। स्कंद गुप्त का कौन सा जगह? भीतरी पिलर हो जाएगा, भीतरी पिलर। समुद्र गुप्त का हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। और रुद्र दमन का कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख। याद है। वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, सही बात है। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सी.यू.के में वर्णित है, सही बात है, सी.यू.के में वर्णित है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया था। तो किया हो सकता है, जाहिर सी बात है, सारे सत्य हो जाएंगे। तो हो सकता है, क्यों नहीं, इतना बड़ा कभी भी किया हो सकता है। क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को गलत करना बहुत मुश्किल है, सारे सत्य हो जाएगा। तो 41 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ जो हो जाएगा कौन से नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे रोपड़ था। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब कहाँ पे? सतलज नदी के किनारे। रावी, रावी को पुराना नाम क्या है? पारुषणी नदी है। और रावी के किनारे कौन सी सैंधव सभ्यता का साइट है? आप मेरे को कमेंट बता सकते हैं। सिंधु नदी हो जाएगा आपका, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, चन्हूदरो हो जाएगा, ये सारा सिंधु नदी के किनारे है। बाकी मादर नदी का मेरे को याद नहीं आ रहा है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो सर्वाधिक समय तक शासन जो है आपके शाह आलम द्वितीय ने किया था। वैसे बाहर था, लेकिन बुक के अनुसार बात करें तो शाह आलम द्वितीय इसका करेक्ट यहाँ पे दे रखा है। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमी यानी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प किसका था? सर्प था आपका, ये 23वें का था। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। सिंह, लायन यहाँ हमारे 24वें महा, तो हो जाएगा अरिष्ट नेमी का शंख हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया था गुरु, लंगर सिस्टम आया था गुरु अंगद ने लाया था, याद रखना है। 45 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो मुर्शिदाबाद कलकत्ता लाए थे वैरन हास्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, वैरन हास्टिंग। तो 46 का ऑप्शन ये हो जाएगा। पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था 1906 में, किसने किया था बता सकते हैं? ये किया था 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था स्वराज शब्द का उल्लेख। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं इसमें बता सकते हैं। 49वां समानांतर रेखा किनके बीच में है? तो 49वां समानांतर रेखा यूएस कनाडा के बीच में है। दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम 17 पैरेलल हो जाएगा। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया 38 पैरेलल। कनाडा क्या है? इंग्लैंड और कनाडा क्या कहते हैं आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मूल राशि इनमें से कौन सी नहीं है? तो मूल राशि जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका आयतन नहीं है। तो बाकी ताप है, द्रव्यमान है और ज्योति तीव्रता है, आयतन आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कुछ याद करने की चीज़ें देख लेते हैं। तो सैंधव वंश के सैयद वंश के संस्थापक थे खिजिर खां। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक थे खिजिर खां। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिजिर खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के शासक कौन थे? बहलोल लोधी थे। और
1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध किया था। तो ताजिया निकालने का सिस्टम और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध किया था सिकंदर लोदी ने। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। तो गुलरुखी की रचना सिकंदर लोदी ने किया था, गुलरुखी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। तो याद रखना है, देवल जो है सल्तनत काल में, सल्तनत पीरियड में आपका देवल क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। विजयनगर एम्पायर के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। कब? 1336 में किया था। इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का वन ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। यानी बुक्का वन ने किसकी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। देवराय वन के टाइम में कौन आया था? निकोलो डी कॉन्टी आए थे, विजयनगर आए थे। ये कहाँ से आए थे? इटली से आए थे, निकोलो डी कॉन्टी। तो देवराय वन के टाइम में निकोलो डी कॉन्टी आए थे। देवराय टू के टाइम में अब्दुल रज्जाक आए थे। ठीक है, कहाँ से? फारसी से आए थे, अब्दुल रज्जाक, देवराय टू। फिर आपका देवराय टू को जग बेटकर की संज्ञा दी थी। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। डोमिंगो पायस किसके टाइम में आया था? कृष्णदेवराय के टाइम में आया था। कृष्णदेवराय के ही शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आया था बारबोसा और आपके डोमिंगो पायस दोनों ही कृष्णदेवराय के टाइम में आए थे। अच्युत शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। तो याद रखना है, नूनीज आया था, अच्युत टाइम में आया था। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा में राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। याद रखना है, बाबर के कंटेम्प्रेरी कौन थे? कृष्णदेवराय थे। पूछता है, बाबर के कंटेम्प्रेरी कौन थे? कृष्णदेवराय थे। और मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के प्रसिद्ध कवि रहते थे। उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज किसके टाइम में थे? कृष्णदेवराय के टाइम में थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था, जो कि 1565 में हुआ था। 23 जनवरी 1565 को हुआ था। डेट आपको याद रख लेना है, आपके टाइम में डेट ज़्यादा पूछा है। 1565 इसका, ठीक है, डिमोलिशन ऑफ विजयनगर। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। सेट नंबर 18 को हम कल देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।